नए बच्चों को थिएटर का ये लगने लगा है कि मैं उनके दिमाग में है कि मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, तो अभी तो रॉ है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं थोड़े दिन कोई संस्था ज्वाइन कर लूँ और मैं थोड़ा सा एक्टिंग सीख जाऊं, उसके बाद मैं बॉम्बे चला जाऊँ। तो ये इससे हम थोड़ा सा उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये उद्देश्य है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, बच्चे हैं, आज ग्लैमर है और उनकी पूरा लाइफ है, वो चूज करें कि उन्हें कहाँ जाना है। इफ दे वांट तो वो जाए बॉम्बे, लेकिन आप जाइए कोई भी संस्था ज्वाइन करिए, कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, लेकिन नीपा में अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो ये दिमाग में लेकर मत आइए। नीपा में जब काम करने के लिए आ रहे हैं तो हम शुद्ध रूप से थिएटर की ही संस्था है ये, और हम शुद्ध रूप से थिएटर ही करना चाहते हैं, थिएटर की तरफ ले जाना चाहते हैं, थिएटर की समझ पैदा करना चाहते हैं। थिएटर ये रंगमंच, वो रंगमंच के लिए जितना आपको फिल्म देखने से लेके, अच्छी फिल्में देखने से, अच्छी किताबें पढ़ने से लेके, अच्छे साहित्य को लेके, एक और दिक्कत हुई है कि थिएटर में लोग पढ़ते नहीं हैं, जिसकी की थोड़ी लैकिंग है आजकल। आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़ने से गुरेज, उनको लगता है कि पढ़ने की तरफ उनकी साहित्य की तरफ नहीं झुकाव उनका जाता है, जिस बात की ओर मैं बहुत कोशिश करती हूँ। हमारी संस्था में सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं इस बात की तरफ अग्रसर रहते हैं कि जो बच्चे आए उनका खाली ये उद्देश्य ना रहे कि हम आए, नाटक करें, हीरो का रोल मुझे मिल जाए और मैं जल्दी से सीख लूँ और बम्बई चला जाऊं और वो करूं। उस तरह के एलिमेंट की जगह एक अच्छे विचारों वाले, अच्छी समझ के का आपका ऐसा व्यक्तित्व बने, इस तरफ संस्था का ज्यादा अग्रसर है काम करने पे, और कर भी रही है, और बच्चे हमारे यहाँ के निकल भी रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं प्रख्यात रंगकर्मी मृदुला भारद्वाज जी। मैं तो इन्हें मृदुला कश्यप के नाम से जानता था, लेकिन मृदुला भारद्वाज जी मुझे फेसबुक पर पता चला कि मृदुला भारद्वाज जी हैं आप। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानना चाहेंगे, और ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक प्रख्यात रंगकर्मी होने के लिए आदमी को क्या क्या मतलब संघर्ष करना पड़ता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा और भी बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको बता दूं कि विदेशों में भी इन्होंने रंगकर्म मतलब शो किए हैं अपने, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बड़े बड़े निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया है। और आजकल ये एक निपा रंगमंडली करके एक संस्था चला रही हैं। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, महिलाओं के लिए काफी काम करती हैं। तो मृदुला जी, अब हम आपसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने इस स्टूडियो में और इस बातचीत के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मृदुला जी, जैसे कि थोड़ा मुझे बताइए कि आप लखनऊ में रह रही हैं, लेकिन आपका बचपन कहाँ बीता, और लखनऊ तक की यात्रा, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए, ताकि फिर हम लोग मुख्य विषय पर आ सकें। जी, एक्चुअली मेरा जन्म जो है वो कानपुर में हुआ, और लेकिन मैं 3 महीने की थी उसी समय मेरे पापा जो थे वो लखनऊ आ गए, और उसके बाद से हम लखनऊ में ही रहे, और लखनऊ में ही शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सारा सब लखनऊ में मेरा रहा। मेरे पिता जो हैं, पापा जो मेरे थे वो स्टेट बैंक में थे, ब्रांच मैनेजर थे स्टेट बैंक में लास्ट स्टेज में, और अब तो एक्सपायर कर गए वो। मदर मेरी शायद आप परिचित हो नाम से, सावित्री शर्मा, देश की बहुत प्रतिष्ठित कवित्री रही, जिनको
महादेवी वर्मा और साहित्य भूषण आदि बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो मेरे घर का परिवेश बचपन से कुछ साहित्यिक, पढ़ने लिखने वाला, मेरे पिता को भी कला में बहुत रुचि थी, वो थोड़ा तबला भी बजाते थे। तो एक इस तरह से वातावरण में पढ़ाई मैंने की, एमए बीएड मैंने किया। और बीएड इसलिए शायद करा क्योंकि उस समय जिस समय मेरा टाइम था तो सेफेस्ट माना जाता था कि जो है वो स्कूल में पढ़ाए, टीचर हो जाए, इतना ही अलाउ था। उसके अलावा बहुत ज्यादा लड़कियों के बहुत सारे क्षेत्र नहीं थे बस। और बचपन बड़ा अच्छा समृद्ध रहा, किसी तरह की कोई अपने तो बचपन से कोई शिकायत नहीं। ये रंगकर्म की तरफ आपका झुकाव और जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात इस सेंस में है कि मेरा रंगमंच तो मैं जानती ही नहीं थी कि रंगमंच क्या होता है। मतलब रंगमंच एक शब्द सुना था, कहीं कहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन रंगमंच क्या होता है इससे मुझे ग्रेजुएशन तक भी कोई इसका ज्ञान नहीं था। मेरा इंटरेस्ट भी जो था वो सबसे ज्यादा रुचि मेरी नृत्य में थी, और मैं एक बहुत अच्छी डांसर ही बनना चाहती थी। मैंने एक बार बनारस में हेमा मालिनी जी का एक शो देखा था डांस का, और तब से मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी दिन इसी तरीके से भरतनाट्यम डांस सीखूं। मुझे भरतनाट्यम से ही बहुत लगाव था, लेकिन इत्तेफाक था कि लखनऊ में कोई भरतनाट्यम टीचर उस तरीके के नहीं थे, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा मुझे। और जैसे ही हमारे यहाँ भातखंडे अब तो विश्वविद्यालय हो गया है, जैसे ही मुझे पता लगा कि भातखंडे में जो है वो भरतनाट्यम का क्लासेस शुरू हो गए हैं, उसका कोर्स शुरू हो गया है, मैंने तुरंत की काफी उम्र हो गई थी मेरी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके बाद भी मैंने तुरंत उसमें एडमिशन लिया और उसको ज्वाइन करके मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी डांसर ही बनना है। और उसी के प्रयास में आप ये सोचिए कि थर्ड ईयर आते आते मैंने स्टेज पे डांस के परफॉर्मेंसेस शुरू कर दिए थे, और लग रहा था कि जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। इस बीच में इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि लखनऊ की एक संस्था थी, सृष्टि। सृष्टि में ये लोग कोई नाटक कर रहे थे, एक नाटक था अपने अपने राक्षस। वो उसमें जो लड़की रोल कर रही थी, वो शायद उसके फादर का ट्रांसफर हो गया या कुछ भी, जो कि उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसने वो छोड़ दिया। अब वो इनके नाटक के 8-10 दिन बाकी थे। इनकी एक समस्या हुई कि भाई क्या, ये चूंकि बात है 77 की, 77 में फीमेल्स इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं थी मंच के लिए, रंगमंच के लिए। अब तो दूसरा समय आ गया, लेकिन उस समय नहीं उपलब्ध थी, इसलिए इनको समझ में नहीं आया क्या किया जाए। किसी ने इनको ये सुझाव दिया कि जो भरतनाट्यम की डांसर होती हैं वो अच्छी अभिनेत्री भी होती हैं। शायद पहले इनके दिमाग में रहा होगा कि पद्मिनी से लेके और वैजंती माला, ये लोग सब भरतनाट्यम की डांसर रही होंगी। तो ये 2-3 लोग जो थे वो आए संस्था के, और आके हमारी जो टीचर थी बासंती सुब्रमण्यम जी, उनसे ये लोग मिले और मिलके उनसे कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए एक्टिंग के लिए, और अगर आप अपने यहाँ की जो अच्छी हो उनको अलाउ कर दीजिए। और चूंकि मैं थोड़ा सा क्लास में बड़ी भी थी, और एक्टिंग करना, नकल करना उस समय थोड़ा एक्टिव भी थी, तो हमारी जो गुरु थी उन्होंने तुरंत मुझे बुला के उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये लोग आए और इनसे बात कर लो। अब गुरु अगर टीचर आपको कह देता है कि आपको ये करना है तो करना है तो करना है, और मैं खुशी खुशी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस समय मैं फोक नृत्य भी सीख रही थी, लोक नृत्य भी सीख रही थी, तबला भी सीख रही थी भातखंडे में, इसलिए करीब करीब मैं 4 घंटे भातखंडे रहती थी। तो वो 4 घंटे का समय मैंने कहा कि यही एक समय है, क्योंकि घर पे कोई बताने का बात ही नहीं उठी, और घर में कोई परमिशन भी मैंने नहीं ली, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कुछ कर रही हूँ। और उन्हीं आवर्स में मैंने रिहर्सल के लिए एग्री कर लिया, और वो नाटक हमने अपने अपने राक्षस किया।
पहला नाटक 11 सितंबर 77 में, आज भी मुझे डेट याद है। वो नाटक करने के बाद जब नाटक खत्म हुआ तो जिस तरह का रिस्पांस मिला, या जिस तरह की मैंने जो उसमें एक कर्नल की वाइफ का रोल था, और चूंकि कर्नल की वाइफ का रोल था इसलिए वो क्लब जाती है और शराब पीती है, सिगरेट पीती है, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था। तो वो बोल्ड कैरेक्टर करना और मंच पे जिस तरीके का रिस्पांस मिला, उस सब ने मुझे एक तरह से बहुत आकर्षित किया रंगमंच की ओर। और उसके थोड़े दिन बाद में फिर एक मेरे पास और ऑफर आया। बताया ना मैंने, क्योंकि उस समय महिलाएं नहीं करती थी, लड़कियां नहीं करती थी। उन्होंने कहा, वो एक कफन एक संस्था है थी मेघदूत लखनऊ में, उस समय बहुत अच्छे उस पर काम कर रही थी। वो लोग कफन प्ले कर रहे थे। कफन प्ले में, जैसा कि हम लोग मालूम है, प्रेमचंद की कफन कहानी में कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है। एक फीमेल कैरेक्टर बुधिया, जो कि प्रसव पीड़ा में है, वो झोपड़ी के अंदर होती है, उसकी केवल कराह भर सुनाई पड़ती है और घीसू माधव बाहर है। वो एक रोल था कि पूरे 1.5-2 घंटे अंदर लेटे रहना, लेकिन जिन जिन गैप्स में डायरेक्टर बताता है उन गैप्स में आपको लेबर पेन का एक्टिंग करनी थी। और उसको डायरेक्टर ने एक बड़ा कमाल किया था कि जो झोपड़ी बनाई थी, तो झोपड़ी का जो पर्दा डाला था, वो पर्दा एक फटी हुई धोती का डाला था, सूती। और वो धोती ऐसी जगह से फाड़ी थी जहां से कि मेरा चेहरा दिख रहा था, तो मेरा एक्सप्रेशन भी दिख रहा था। तो वो 1.5-2 घंटे जो कराहने की एक्टिंग करी, जबकि उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी मेरी, तो वो सारे रंगमंच के कैसे अनुभव रहे। और उसके साथ साथ उसी ग्रुप में उसी समय नरेंद्र भारद्वाज, जो कि वर्तमान समय में मेरे पति हैं, वो भी थे, जो कि मुझे पहली बार सृष्टि के लिए आमंत्रण लेके आए थे मेरे लिए। तो वो उसमें जो है, वो भी मुझे बताते रहे कि ऐसे थिएटर करना, ऐसे थिएटर करना। और उनकी भी एक संस्था थी लखनऊ रंगमंच, उसमें भी मैंने उनके साथ काम किया। तो इस तरह धीरे धीरे करके रंगमंच मतलब नृत्य से रंगमंच की तरफ मैं मुड़ गई। प्रारंभिक स्थिति ये रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। आपने पहले एक बोल्ड लेडी का रोल किया जिसमें शराब पीना था, सिगरेट पीना था। जी। जाहिर सी बात है कि कभी शराब नहीं पी होगी, कभी सिगरेट नहीं पिया होगा। फिर दूसरी बात आपने जो बताई कि आप की शादी नहीं हुई थी, लेबर पेन का जो पेन होता है वो कभी महसूस किया होगा। तो लेकिन उसको आपने स्टेज पर उतारा, तो ये तो अद्भुत प्रतिभा है। अद्भुत है कि नहीं, लेकिन शायद कुछ प्रतिभा रही होगी, वही मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। और उसने ही मुझे रंगमंच के प्रति ऐसा मेरे मन के अंदर में मोह पैदा किया कि फिर मैं धीरे धीरे करके मेघदूत संस्था में आ गई। मेघदूत संस्था में बहुत सक्रिय होके काम करा मैंने। मैं मेघदूत की सेक्रेटरी भी रही। और मेघदूत में सूरमोहन कुलशेष जी, जो इस समय हमारी नीपा के भी निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो थे। प्रोग्राम देख रहे हैं आपका जी। और नमस्कार कहा इन्होंने आपको। राजेश जी भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार राजेश जी। नीलम कुरश्रेष्ठ हैं, वो आपका प्रोग्राम देख रही हैं। जी जी जी। तो ये एक बात और यहाँ जरा मैं पूछना चाहता हूँ जी। जैसे एक्टिंग की तरफ आप भरतनाट्यम से मतलब जो मैं बता रही थी कि मैं जब मेघदूत में आई तो मेघदूत में भी लड़कियां नहीं थी। और मैं बहुत सक्रिय होकर मेघदूत में भी काम करने लगी। और वहां से शायद मेरी जो रंगमंच की गंभीर यात्रा शुरू हुई। मतलब एक तो होता है कि आपने शौक में और अच्छा लगा, आप मंच पे गए, ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, और आप करते रहे। लेकिन थिएटर एक गंभीर चीज है,
उसको समझ के करना है, कैसे करना है। ये जब मैंने मेघदूत में और सुरमोहन जी के निर्देशन में जब काम किया और उन्होंने उनके संपर्क में आने से जिस तरीके से चीजों को लिया, उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं, रंगमंच ही करना है। और 77 पे पहला प्ले करने के बाद में 80 मान लेते हैं हम कि 80 से लेकर और अब तक बस मैं और मेरा रंगमंच। तो जैसे कि भरतनाट्यम की आप प्रैक्टिस करने जाती थी, वहां पर तबला सीखती थी, मतलब हर उसमें आप 4 घंटे का समय उसी में आप रिहर्सल करने लगी, तो जाहिर सी बात है कि घर वालों को तो पता बहुत बाद में लगा होगा जब आपने रोल कर लिया। काफी 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 बात है। मतलब उस नाटक भर तो किसी को नहीं पता। और इत्तेफाक देखिए कि नाटक के दूसरे दिन पेपर में फोटो निकली, लेकिन उस समय हिंदी पेपर में ही छपता था, अभी भी हिंदी में ही छपता है। घर में अंग्रेजी पेपर आता था, किसी को पता ही नहीं लगा कि मैंने किया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद, चूंकि मदर मेरी साहित्यिक रुचि की थी और चीजों को समझती थी, तो फिर घर में ये तो डिस्क्लोज हो ही गया कि मैं फिर वो टाइम के अलावा दूसरे टाइम में भी थिएटर करने लगी। और उसके बाद नरेंद्र जी से 2 साल के संपर्क में रहने के बाद में उनसे जब शादी मेरी हो गई, वो चूंकि खुद थिएटर के थे, तो उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट मेरा, कि जब आपका साथी जो सपोर्ट करता है, और वो भी स्पेशली थिएटर के लिए, और कि नहीं नहीं रिहर्सल में जाना है, यहाँ जाना है जाना, तो उससे एक रंगमंच जो है वो बहुत मेरे लिए बहुत करना आसान हो गया। वैसे तो हो सकता है कि विद्रोह करके घर से करना पड़ता, लेकिन इन सब वजहों से मेरा थिएटर थोड़ा मेरे लिए आसान हो गया करना। तब से आप थिएटर लगातार कर रही हैं, तो ये बीच में जी। जैसे आपका, यहाँ पर थोड़ा सा विषय बदल रहा हूँ कि ये समाज सेवा के बारे में आपके दिमाग में कैसे विचार आया? नहीं, समाज सेवा जैसे विचार का नहीं है बहुत महत्व। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि थिएटर भी तो सामाजिक ही कार्य है। हम जो भी थिएटर करते हैं बिना विचार के, बिना समझ के तो करते नहीं है। हम किसी ना किसी विचार से ही लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी समस्याएं समझना चाहते हैं। तो जब ये है हमारा विषय, तो जो महिलाओं के और समाज में भी जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, या इस पे जो संगठन कार्य कर रहे हैं जो लोग महिलाओं के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, उसके लिए, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एक सक्रिय भागीदारी रहे। पर कि जितना मैं अपने थिएटर से समय निकालकर जितना काम उसमें कर सकती हूँ, उतनी कोशिश करती हूँ करने के लिए। बस इतनी भागीदारी मेरी सामाजिक इसमें है, महिलाओं को लेकर। जैसे थिएटर आप कर रही हैं, तो 1900 जैसे आपने बताया कि 81-82 से आप लगातार कर रही हैं थिएटर, जी जी जी। और थिएटर में आपको बाहर भी जाना पड़ता होगा अपने ग्रुप के साथ जी जी। थिएटर करने के लिए। तो उससे पहले जरा ये जानना चाहेंगे, वो आपके अनुभव से उससे जानने के पहले, कि ये थिएटर जो आपका है, ये प्रोसीनियम थिएटर है फुल फ्लेज, या जैसे कि समांतर सिनेमा, समांतर थिएटर होता है, या भारत सरकार का होता है, इस तरह का है आपका ये? देखिए, प्रोसीनियम में तो है ही है। हॉल में तो हम करते करते प्रोसीनियम थिएटर भी करते हैं, लेकिन प्रोसीनियम थिएटर के अलावा हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। और जिस समय बाबरी मस्जिद नहीं गिरी थी, उस समय हम लोगों ने एक इप्टा संस्था से, उस समय मैं सक्रिय थी इप्टा में और इसकी उपाध्यक्ष थी मैं, तो हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था, पर्दाफाश। वो नुक्कड़ नाटक था। तो वो हम यहाँ से लखनऊ से एक यात्रा करी थी हम लोगों ने। वो पर्दाफाश नाटक लेके लखनऊ से और अयोध्या तक हम लोग ने पैदल मार्च किया था, और जगह जगह पे रुक रुक के उस नाटक के प्रदर्शन किए थे। तो नुक्कड़ नाटक भी
किए हैं, लेकिन उस तरीके से जो आजकल जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं एक विषय वस्तु को लेके या स्लोगन जैसे लेके, उस तरह के लेके नहीं, बल्कि एक विचार को लेके, चीज को लेके, उसमें कोई ऐसा गुरेज नहीं है कि हम नुक्कड़ नाटक नहीं करेंगे, हम प्रोसीनियम ही करेंगे। तो और लेकिन ये है कि मेन जो थिएटर करने का हमारा या हमारे ग्रुप का, जो हमारी अपनी संस्था है निपारंग मंडली जो हम लोगों ने बनाई, उसका मेन पर्पस जो है करने का, वो ये है कि एक चिंतनशील गंभीर थिएटर। एक होता है जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हम रंगमंच करते हैं और दर्शकों को जो पसंद है, अब दर्शक ऐसा नाटक पसंद करते हैं तो मुझे ऐसा ही नाटक करना है। मुझे लगता है कि दर्शक को की पसंद को भी तो हम ही परिष्कृत करते हैं ना, हम ही करेंगे ना। हम बजाय इसके कि हम ये कहें कि आपको ये अच्छा लगता है और मैं आपको हिसाब से आपको परोस दूं वो, उसके अलावा हम आपको सजेस्ट भी तो कर सकते हैं आपकी समझ को, आपकी उसको, कि ये बेटर है आपके लिए। तो उसी तरीके से हम अपने नाटकों के सब्जेक्ट्स को लेके, अपने संस्था के संगठन को लेके, अपने हमारे जो संस्था में जितने बच्चे काम करते हैं, जितने लड़के लड़कियां इस समय काफी लोग हैं, तो उन सबको भी हम थिएटर के साथ साथ उनकी एक मेंटल ग्रोथ की भी कोशिश करते हैं कि उनको सोसाइटी को लेके समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम जो नाटक कर रहे हैं उस नाटक में केवल वो नाटक करके खत्म मत कर दीजिए, उस नाटक को हमने क्यों उठाया, उसको हम क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी लेटेस्ट नाटक हमारा ये कोरोना से पहले जो हमने किया, वो है इरविन शॉ का एक प्ले है बरी द डेड, दफन करो, जिसका हिंदी में है, जिसमें कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का लिखा हुआ नाटक है, जिसमें कि ये जो मुर्दे हैं युद्ध के समय जो दफनाए जा रहे हैं, वो एक तरीके से रिवोल्ट कर देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम दफन नहीं होंगे, हम दफन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, आप ये सियासी लोग अपने अपनी उसके लिए, मुल्क के उसके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, इसमें हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या सोच है। हम तो नहीं चाहते थे मरना, हम मरने के लिए तो फौज में नहीं आए थे। तो वो जो एक वो है, और बाद में कि युद्ध कितनी भयानक चीज है और किस तरीके से मानवता को, किस तरीके से लोगों के कोमल संवेदनाओं को, है किसी का बेटा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी को जा रहा है, वो किस तरह से कष्ट करती है। तो युद्ध के अगेंस्ट अगर हम एंटी वॉर प्ले सेलेक्ट करते हैं तो केवल सेलेक्ट करना ही पर्पस नहीं होता, सेलेक्ट किया और हमने कर दिया और बड़ी वाहवाही के। हम कोशिश ये भी करते हैं अपनी संस्था में कि जितने भी लोग संस्था में काम कर रहे हैं वो इस नाटक को करें और उसके साथ साथ उस पर डिस्कशन करें, समझें, अपनी मेंटल ग्रोथ भी वहां तक लाएं कि उनको सचमुच समझ में आ जाए कि युद्ध बहुत खराब चीज है। वो खाली सीमा पे ही में भी खराब है लड़ना, आपस में भी। तो वो किस तरीके से जब युद्ध होता है तो आदमी की मानवीय संवेदनाएं किस तरीके से प्रभावित होती हैं, उसका मानसिक स्तर कैसे हो जाता है, तो वो युद्ध की भयावहता क्या होती है, कहाँ तक ले जाती है। तो कुछ इस तरह का काम करने की एक जरा सा अलग हटके काम करने की, कि हम चाहते हैं कि इस तरह की मैसेज लोगों तक पहुंचे, लोग इस दिशा में चीजों को लें। केवल रंगमंच केवल मनोरंजन के लिए ना होके, बल्कि आपके गंभीर चिंतन के लिए और आगे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है। ऐसे अब कोशिश है चेतना को विकसित करना। जी, मानसिक। अब एक सवाल जरा मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे आपने थिएटर करती रही, लगातार करती रही और आप अभिनेत्री के तौर पर एक स्थापित अभिनेत्री हैं, कभी बीच में ये विचार नहीं आया कि जरा आप एनएसडी की तरफ जाएं, कुछ उधर जाएं, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ जाएं, फिल्मों की तरफ जाएं? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा।
एनएसडी की तरफ जाने की तो बात नहीं आई, क्योंकि मेरे ख्याल से कि मैंने जब तक थिएटर की बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छा काम हम कर रहे थे, ऐसा कि मैं उसमें ही बहुत संतुष्ट थी और मुझे लग रहा था मैं काफी वहां से बेटर काम कर रही हूँ। और जिस तरह की ट्रेनिंग एनएसडी में होती है या दी जाती है, उस तरह की ट्रेनिंग मुझे ऑलरेडी मिल रही थी या मिल चुकी थी, और एज भी इस तरह की हो गई थी। इसलिए एनएसडी की तरफ का तो कभी ख्याल नहीं आया मुझे जाने का, और शायद उसकी उम्र भी उसका एक वजह रही होगी। फिल्म की जहां तक बात है, फिल्म का एक मोह तो होता ही है, एक ग्लैमर तो अपना है, लेकिन फिल्म ने कभी ऐसा आकर्षित नहीं किया कि मैं बॉम्बे चली जाऊं और मैं बॉम्बे जाके रहूं और वहां स्ट्रगल करूं और ऐसे करूं। बस फिल्म का उतना ही मोह है करने का, जितना कि अब आजकल तो हमारे यूपी में बहुत ज्यादा फिल्में बनने लगी हैं। पहले भी बनती थी, काफी टेलीफिल्म बनी, सीरियल बन रहे हैं, इस तरह बन रहे हैं। तो यहाँ रहते रहते जब भी कभी जो भी ऑफर मुझे मिले, उनमें मैंने किया है काम। कई काफी सीरियल्स में भी काम किया है, और फिल्म में भी एक आध किया है। अभी एक सीमा कपूर जी ने फिल्म बनाई थी मिस्टर कबाड़ी, उसमें भी मैंने अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उसमें भी मैंने रोल किया। तो लेकिन बस उसमें उसका उतना ही आकर्षण है कि बस कर लें, लेकिन ये कभी मन में अंदर नहीं बात आई कि मैं बॉम्बे चली जाऊं। क्योंकि शायद, और जिस तरह का काम कर रही हूँ और जिस तरह की मुझे अपने काम को लेके जिस तरह से संतुष्टि मिली है मुझे, उसके आगे मुझे नहीं लगता है कि मैं अब इस उम्र में या किसी भी उम्र में मैंने बहुत ज्यादा फिल्म के ग्लैमर नहीं आकर्षित किया उसने मुझे। हो सकता है आज की डेट में भी कोई अगर वहां से बहुत अच्छा ऑफर आ जाए तो मैं शायद चली भी जाऊं, लेकिन इंटेंशनली कभी नहीं सोचा कि मैं बॉम्बे जाके रहूं और बॉम्बे जाके मैं स्ट्रगल करूं, वो नहीं, वो शायद। ये 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 आपने सही बताया। यहाँ पर एक तो उम्र की बात मत करिए। उम्र तो ये है कि अमिताभ बच्चन तो इतने बुजुर्ग हो गए, तब भी उनको रोल मिल जाए, तेल मालिश का रोल कर दें, वो मसाले का रोल कर दें, वो कुछ भी कर लेते हैं। और सीमा कपूर जी का, सीमा कपूर हमारे बातचीत के मंच पर आ चुकी हैं। अगर आप पुराने मेरे वीडियो देखें तो सीमा कपूर जी आ चुकी हैं। उनका मैंने बहुत ही मतलब वो एक बेहतरीन इंटरव्यू था मेरा, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बताया, फिल्मों के बारे में बताया। उनकी एक फिल्म हार्ट थी, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने ओमपुरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बल्कि एक तरीके से वो ओमपुरी की जो मिस्टर कबाड़ी फिल्म हम लोगों ने करी थी, वो लास्ट ही फिल्म थी, उसके बाद ही वो हो गया। तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और अपने लिए सोच के लिए कि मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि ओमपुरी तो उस फिल्म में नहीं थे, मिस्टर कबाड़ी में, लेकिन सेट पर वो अक्सर आते थे। सीमा जी की फिल्म थी इसलिए अक्सर आते थे, और बहुत फ्रेंडली वे में बातचीत करना और सबके साथ में मिक्सअप होना, बहुत सारे रिलैक्स होके हम लोग करते थे। तो उनका साथ मिला। मतलब उसकी बेसिक शूटिंग तो एक्चुअली लखनऊ में ही थी, कास्टिंग लखनऊ में ही उन्होंने करी थी, और लखनऊ में के बाद में कुछ पोर्शन उस फिल्म का रह गया था। उसके लिए उन्होंने मुझे 4-5 दिन के लिए दिल्ली, सॉरी बॉम्बे बुलाया था। तो स्पेशली मैं बॉम्बे गई थी, उसको वो बॉम्बे में ही शूट हुई थी लास्ट उसके। वो अच्छा एक्सपीरियंस था उसका काम करने का। तो फिल्म इस तरह से फिल्म तो करना कोई से गुरेज नहीं है मुझे, लेकिन जाके स्ट्रगल करके रहना नहीं है। आप अपनी संस्था में ही मतलब के निर्देशकों के साथ काम करती रही हैं, और किया है कि आपने अपनी संस्था के बाहर बड़े बड़े और निर्देशकों के साथ भी आपने काम किया है? मैंने अपनी संस्था तो 91 में बनाई है, और 91 से पहले भी मैंने काफी काम दूसरे निर्देशकों के साथ में, बल्कि काफी लोगों के साथ में काम किया है। भानु भारती जी के साथ काम किया है, और मिल थपलियाल जी के साथ किया है। हमारे राजविसारिया जी, पद्मश्री राजविसारिया जी हैं, उनके साथ काम किया है। मतलब ये मेरा सौभाग्य है, मैंने काफी बड़े बड़े निर्देशकों का, सुरमोहन जी के साथ तो
काफी नाटक करे हैं, और चूंकि वो तो संस्था में ही हमारी हैं, तो अभी भी हम साथ ही काम करते हैं। तो बहुत अधिक हमने दूसरे नाटकों के साथ में काम किया। अपने देश के नाटकों के निर्देशकों के साथ में काम करने के साथ साथ मैंने विदेश के भी कई निर्देशकों के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला। और फिनलैंड में जाके मैंने वहाँ की फिनलैंड की बहुत बड़ी निर्देशिका हैं लाउरा, उनके साथ एक प्ले वो डायरेक्ट कर रही थी, तो स्पेशली यहाँ से हम गए थे उसमें रोल करने के लिए। जर्मनी में के डायरेक्टर हैं जर्मन रॉल्फ डेनेमन, और हम जर्मनी गए थे, वहाँ करीब 2 महीने रहे, और 2 महीने रह के उनके साथ भी मैंने काम किया। एक फ्रांस के डायरेक्टर हैं मिस्टर असील, वो लखनऊ आके हमारी संस्था में उन्होंने काम किया था। तो केवल देश के ही बड़े डायरेक्टर नहीं, और विदेश के निर्देशकों के साथ भी हमने एज ए एक्टर काम किया, और बहुत उन निर्देशकों के साथ काम करके बहुत अच्छे और अलग तरह के अद्भुत अनुभव भी मेरे जीवन में रहे, जिनको की जल्की जैसे कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सोचें तो निर्देशक के साथ काम करने के अनुभव से ज्यादा मैं इस बात में तवज्जो देती हूँ कि हम जब बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर का थिएटर की स्थिति और हमारे यहाँ की थिएटर की स्थिति में तो अंतर है ही है, फाइनेंशियली भी अंतर है। तो जब फाइनेंशियली है तो काम करने के तरीके में भी अंतर है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि बाहर हम जब काम कर रहे हैं और कि कोई भी व्यक्ति रिहर्सल में उसे 10 मिनट भी अगर लेट आना होता है तो वो एक मैसेज जरूर करेगा कि मैं 10 मिनट देर से आऊंगा, और 10 माने 10 पे वो आएगा लेट। अब हमारे यहाँ की स्थिति है, मैं किसी उसमें नहीं कहती हूँ कि वहाँ की मतलब यहाँ की कोई गड़बड़ बात है, लेकिन स्थितियां हमारे यहाँ की ऐसी हैं कि हमारे यहाँ 1 घंटे 2 घंटे भी लेट कोई रिहर्सल में आ जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, और वो सॉरी भी नहीं कहेंगे। बहुत धीरे से अगर कहो क्या हो गया, क्यों लेट थे, तो वो कह देंगे अरे वो गाड़ी पंचर हो गई थी या पापा ने कहीं भेज दिया था, वो हो गए थे। तो मुझे जो सबसे ज्यादा फर्क लगता है अपने यहाँ काम करने में, यहाँ के लोगों के साथ काम करने में, रंगमंच जितना किया मैंने और बाहर काम करने में, कि एक हम लोग अक्सर बात करते हैं प्रोफेशनल शब्द, कि वो प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल नहीं है, ये एनएसडी वाले प्रोफेशनल है, ये बीएनए प्रोफेशनल की बात नहीं है। सीरियसनेस थिएटर के प्रति, स्पेशली रिहर्सल के प्रति, जी रिहर्सल के प्रति जो सीरियसनेस है, उसका बहुत बड़ा फर्क है हमारे देश और वहां के। उनके लिए रिहर्सल माने रिहर्सल, वो कैजुअल नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम रिहर्सल को बहुत कैजुअल लेते हैं, ये मान, और खास करके अगर थोड़ा बहुत सीनियर एक्टर हो गया तो वो तो फिर ये मान लेता है कि ठीक है मैं तो कर ही लूंगा रोल में, वो रिहर्सल को इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। ये मैंने बहुत बड़ा फर्क वहाँ और यहाँ के काम करने के उसमें महसूस किया उन नाटकों में। और चूंकि ये फर्क वहां पर है, इसलिए जब मैंने उन निर्देशकों के साथ काम किया तो मुझे भी उन्हीं के अप्रोच के तरीके से काम करना पड़ा, और करने में बहुत अच्छा लगा। और ये चीज समझ में आई कि जब तक आप रिहर्सल की सीरियसनेस को और रिहर्सल के उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं, तब तक आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि आपका जो थिएटर आप करेंगे, आप जिस दिन शो करेंगे, वो बहुत अच्छा शो हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे क्या हमने देखा कि बाहर के काम करने में, जैसे हम जब फिनलैंड काम करने गए तो जहां पर हम रिहर्सल कर रहे थे, ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम में रिहर्सल कर रहे थे, और दूसरे तीसरे दिन ही हमने देखा कि सेट भी लग गया। सेट लगा हुआ था, कोई बहुत भव्य सेट नहीं था, लेकिन जो भी उनका सेट था वो सेट लगा था। लाइट
थी, और म्यूजिक वाला भी आके बैठने लगा, और 1 हफ्ते के अंदर पूरी कॉस्ट्यूम सिल गई। और आप ये सोचिए कि कॉस्ट्यूम पहन के उसी जगह रिहर्सल कर रहे हैं। फिर मैंने एक दिन पूछा कि हमारा शो कहाँ है, किस ऑडिटोरियम है? तो जो हमारी डायरेक्टर थी वो थोड़ा हंसी। उन्होंने कहा, कहाँ से मतलब क्या, यही है? यानी कि जहां पर हमें शो करना था उसी जगह, हमने उसी जगह पूरे 1 महीने, सवा महीने हम विद फुल लाइट, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, ड्रेस, सबके साथ हमने रिहर्सल करी। और रिहर्सल की सीरियसनेस तो थी। उसके बाद में फिर वो अपना शो ओपन करते हैं, और 4 दिन 5 दिन जिस तरीके से शो सुने क्या, तो ये एक बहुत, अब ये इसके पीछे हमारे यहाँ की फाइनेंशियल भी कंडीशन है कि हम वी कांट अफोर्ड कि हम पहले दिन से, हमें तो एक दिन ग्रैंड रिहर्सल के लिए हम अफोर्ड कर लें, यही बहुत है। वरना तो अब कर लेते हैं, वरना तो पहले तो यही होता था, जिस दिन शो है उसी दिन हमने हॉल गए और सुबह सेट लगाया, या रात को मौका लग गया तो सेट लगा दिया, और किसी तरीके से, और उसके बाद में सुबह लाइट लगाए करा, और हमने रात तक शो कर दिया। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, हमारे पास थिएटर में इतना पैसा नहीं है। लेकिन वहां स्थिति चूंकि दूसरी है, तो इसलिए वहां उस तरीके से काम होता है, और अच्छा काम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कह सकती हूँ कि वहाँ बहुत अच्छा काम होता है और हम बहुत खराब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों के वे में फर्क जरूर है, और काम तो कर ही रहे हैं। एक बात बताइए कि जैसे एक तो आपने बताया कि वहां पर डेडिकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन है कि अगर मान लीजिए 10 मिनट का मतलब है देर से आएंगे तो 10 मिनट। यहाँ तो कलाकार गायब हो जाता है, और आयन मौके पर कई बार ऐसा होता है 2 दिन पहले ही गायब हो जाता है, फिर हमको दूसरा रखना पड़ता है, दूसरे आदमी को खोजना। मैं एक चीज वो ये कहना हीरोइन चाह, गायब हो गई तो मैं एंटर कर गई। हाँ, नहीं वो तो मेरी तो पॉजिटिव, रंगमंच। वो तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। हमारे लिए तो जैसे मान लिया हम करा रहे हैं तो हमारे लिए तो एक मुसीबत हो गई कि भाई जी नई जी लड़की, नया आदमी खोजना, और जी है ना ये सब। ये बताइए कि जो बाहर के निर्देशक हैं, जैसे जी आपने कहा कि वो उनके काम करने का तरीका काफी अलग है, जैसे आपने बताया भी। जैसे वो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि पहले तो डायलॉग वगैरह याद कराते हैं खूब, चाहे वो बैठ के याद कराएं, चाहे खड़े होके याद कराएं, चाहे फिर वो ब्लॉकिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद से मतलब शो होने के 10-15 दिन पहले मतलब फुल फ्लेज्ड रिहर्सल होता है। जी जी जी। तो वहां पर क्या होता है? वहां बैठ के उस तरीके से जो हम बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, उसकी उतनी ज्यादा परंपरा नहीं है। रीडिंग तो करते ही करते हैं वो, लेकिन वो उन्होंने बैठ के रीडिंग करी, और रीडिंग करने के बाद में वो आप डायरेक्टर जो है उसने कास्टिंग कर दिया। उसको बहुत जल्दी अनुमान हो जाता है कास्टिंग का। उसने कास्टिंग कर दिया, और कास्टिंग करने के बाद में चूंकि वो मैंने बताया ना कि एक सीरियसनेस है काम करने में, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी को ये कहना पड़ा हो कि आप ये सीन याद करके आइएगा, और दूसरे दिन वो रिहर्सल में रिहर्सल कर रहा है और वो अपने डायलॉग ना याद हो उसको। ऐसी नौबत नहीं आती है। जो अगर कह दिया गया इतना याद करना है, मतलब आप ये सोचिए कि मैं और सुरमन जी फिनलैंड गए थे। हम लोगों का एक बहुत ज्यादा इंटरनेशनली रिप्यूटेड प्ले है भगवत, शायद आपने नाम सुना हो, जो हम कब से करते आ रहे हैं। 26 साल से उसको लगातार 91 से लेके और अब तक उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। वो प्ले उन लोगों ने कहा था कि यहाँ आके आप फिनिश में हमारे लिए प्ले तैयार कराइए। तो एज ए डायरेक्टर बाबा गए थे, और मैं सुरमन जी को बाबा कहते हैं, और मैं एज ए कॉस्ट्यूम और डांस के लिए मैं गई थी, क्योंकि वो भरतनाट्यम डांस बेस्ड था। आप उनके यहाँ का जो बॉडी स्टिफनेस और जिस तरह की चीजें हैं, 1 महीने के अंदर में हमने जब अपने यहाँ तैयार हुआ था हमारा ये नाटक, तो 3 महीने सबको डेली
1.5 घंटे 2 घंटे केवल डांस की रिहर्सल के मूवमेंट कराए जाते थे कि ताकि बॉडी उस तरह की फ्लेक्सिबल हो जाए और वो कर पाए। और वहां केवल मेरे पास 1 महीने का टाइम था। लेकिन आप ये सोचिए, और बहुत लग भी रहा था कैसे करेंगे वो। लेकिन उनके साथ ही था कि जो स्टेप मैंने आज उनको बताया कि ये आपको करना है, और हमको लगता और बड़े संभल संभल के बताते थे, दूसरे दिन वो आए वो परफेक्ट। अब वो कितनी रिहर्सल करते थे, कैसे करते थे, तो ये उनका जो परफेक्टनेस की तरफ जो एक उनका तरीका है कि, और परफेक्टनेस के अलावा जो मैंने कहा ना कि एक सीरियसनेस, कि अगर ये स्टेप बताया है और इसको मुझे कल तैयार करके लेके जाना है, तो वो तैयार करके लेके जाना। और उन्होंने जिस तरीके से स्मूथली वो सारे भरतनाट्यम के डांस को अडॉप्ट किया, वो मेरे लिए बहुत एक आश्चर्यजनक मेरे लिए बात थी। तो अब ये बताइए कि जो आपने ये रंगमंडली बनाई है, जी ये इसमें मतलब रंगमंडली तो एक संस्था हो गई आपकी, फुल फ्लेज्ड हो गई। जी जी जी, उसका नाम रंगमंडली। हाँ हाँ, तो इसमें बच्चों को मान लीजिए कि जाना हो, इसमें मान लीजिए कि मतलब दाखिला लेना हो या सीखना हो, तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, एज तो देखिए, वो ये संस्था एक तरीके से बल्कि जैसे कहना चाहिए एडमिशन, या अभी बड़ी अजीब बात है, 91 से संस्था बनी है, पर कभी हमने कोई फॉर्म बनाया हो, एक फॉर्म में भी आप फॉर्म भरिए और आपका दाखिला हो गया, अब आप नीपा रंगमंडली में शामिल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि नीपा रंगमंडली एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट्स, उसका फुल फॉर्म है। तो वो संस्था है और रंगमंडली इसके साथ में है। लेकिन ये है कि जो भी संस्था ज्वाइन करना चाहता है, जो भी नया लड़का आता है, और एडल्ट, क्योंकि हम बच्चों का थिएटर नहीं कर रहे हैं नीपा में, तो इसलिए जो एडल्ट बच्चे जितने भी हैं, वो 18 साल से 20 साल के उससे उम्र से शुरू करके, और जिस एज तक भी आना चाहते हैं वो आ जाते हैं, उनका स्वागत है। इतना जरूर मैं करती हूँ, क्योंकि मैं संस्था की सेक्रेटरी हूँ, कि जब वो आते हैं तो कोई उनसे फॉर्म तो नहीं भराती हूँ मैं, लेकिन उनको बैठाल के एक मॉरल जैसे होता है, मॉरली वो करना, और एक दिमागी तौर पे एक एग्रीमेंट जरूर होता है कि यहाँ पर आप सीखने आए हैं, और सीखने के साथ साथ में जो मैंने पहले बात कही थी कि केवल नाटक नहीं, आपकी अपनी जो पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट की हम कोशिश करते हैं। एक डिसिप्लिन के उनसे उम्मीद करते हैं कि वो एक डिसिप्लिन रखिए, और इस बात को सोच के मत आइए कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं एक 2-3 महीने के अंदर ही मुझे कोई रोल मिल जाए और मैं एक्टर बन के और मैं यहाँ से निकल जाऊं। आपको एक्टर बनने में, या किसी को भी एक्टर बनने में बहुत समय लगता है, तो उतना धैर्य लेके आप आइए। ये मान के चलिए कि आप अभी आएंगे, थोड़े दिन केवल बैठिए, देखिए, सीखिए, आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, मेंटल एक्सरसाइज करिए। मैं बार बार इस बात को पे जोर देती हूँ कि मेंटल एक्सरसाइज पे बहुत हमारा जोर रहता है, कि आप केवल आप ये सोचे कि हाँ, क्योंकि दिमाग में एक चीज में बताऊं अरविंद जी, एक और हो गई है कि अब नए बच्चों को थिएटर का ये लगने लगा है कि मैं, उनके दिमाग में है कि मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, तो अभी तो रॉ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़े दिन कोई संस्था ज्वाइन कर लूँ और मैं थोड़ा सा एक्टिंग सीख जाऊं, उसके बाद मैं बॉम्बे चला जाऊं। तो ये, इससे हम थोड़ा सा उनको बचाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये उद्देश्य है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, बच्चे हैं, ग्लैमर है और उनकी पूरा लाइफ है, वो चूज करें कि उन्हें कहाँ जाना है। इफ दे वांट तो वो जाए बॉम्बे। लेकिन आप जाइए, कोई भी संस्था ज्वाइन करिए, कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, लेकिन नीपा में अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो ये दिमाग में लेकर मत आइए। नीपा में जब काम करने के लिए आ रहे हैं तो हम शुद्ध रूप से थिएटर की ही संस्था है ये, और हम शुद्ध रूप से थिएटर ही करना चाहते हैं, थिएटर की तरफ ले जाना चाहते हैं, थिएटर की समझ पैदा करना चाहते हैं। थिएटर, ये रंगमंच
वो रंगमंच के लिए जितना आपको जो फिल्म देखने से लेके, अच्छी फिल्में देखने से, अच्छी किताबें पढ़ने से लेके, अच्छे साहित्य को लेके, एक और दिक्कत हुई है कि थिएटर में लोग पढ़ते नहीं हैं। मतलब शायद मेरा अपना तो एक ऐसा बैकग्राउंड रहा, जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरी मदर कवित्री थी और हिंदी में ही उन्होंने, मैं वो लिखती थी और हिंदी करती थी, तो मेरे तो बचपन से एक साहित्यिक वातावरण में मैं ऐसे पली कि आप ये सोचिए कि मैं हाई स्कूल में थी तब मैंने अगे जी की शेखर एक जीवनी पढ़ी थी। शायद उस समय पूरी इतनी अच्छी तरह ना भी समझ पाई होंगी, लेकिन पढ़ी तो थी। तो पढ़ वो बहुत सारा लिटरेचर। तो जब आप बचपन से आपको एक पढ़ने की एक बात आदत पड़ जाती है, जिसकी की थोड़ी लैकिंग है आजकल। आजकल के बच्चे थोड़ा सा पढ़ने से गुरेज है, उनको लगता है कि पढ़ने की तरफ उनकी साहित्य की तरफ नहीं झुकाव उनका जाता है, जिस बात की ओर मैं बहुत कोशिश करती हूँ। हमारी संस्था में सभी जितने वरिष्ठ लोग हैं इस बात की तरफ अग्रसर रहते हैं कि जो बच्चे आए उनका खाली ये उद्देश्य ना रहे कि हम आए, नाटक करें, हीरो का रोल मुझे मिल जाए और मैं जल्दी से सीख लूं और बम्बई चला जाऊं और वो करूं। उस तरह के ग्लैमर की जगह एक एक अच्छे विचारों वाले, अच्छी समझ के का आपका ऐसा व्यक्तित्व बने, इस तरफ संस्था का ज्यादा अग्रसर है काम करने पे, और कर भी रही है। और बच्चे हमारे यहाँ के निकल भी रहे हैं। बच्चे हमारे जितने भी लड़के लड़कियां यंगस्टर जितने हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो उस तरफ है, उनकी सोच समझ पैदा भी हुई है। बिना परिपक्व हुए अगर कोई बॉम्बे चला जाता है तो वो वहां पर कुछ कर भी नहीं पाता, मेरे ख्याल से वहां भी स्ट्रगल ही करता रहता है। और वहां हाँ, इतनी वहां भी स्ट्रगल ही करता है, उसके बाद में परेशान होता है, फिर उसको लगता है कि यहाँ तो बड़ा वो है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन अब ऐसा असल में हो गया है अरविंद जी कि अब इस समय बॉम्बे में एक दूसरी स्थिति हो गई है। हम लोगों के टाइम में एक दूसरी स्थिति थी, केवल एक चीज थी, फिल्म। अब इतने सारे सीरियल्स हैं और सब डेली सबको चाहिए, तो इतने सीरियल बनते हैं, इतने डेली सोप का इतना है, तो इतना काम काम की वहां अधिकता बहुत हो गई है। और अधिकता होने की वजह से किसी ना किसी, और फिर उसमें ही कोई डबिंग में है, कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कास्टिंग में, तो काम की इतनी अधिकता हो गई है वहां पे कि कुछ ना कुछ सरवाइव करने भर को जो जाते हैं बच्चे अगर छोड़ छाड़ के, तो वो कर लेते हैं। मतलब कोशिश ऐसी नहीं होती। पहले तो ये होता था कि जो आप गए हैं और अगर आपको फिल्मों में आप रहे 2 4 5 साल, आपने स्ट्रगल किया, अच्छा नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग हैं जो वापस आ गए क्योंकि वहां नहीं। लेकिन अब चूंकि फिल्म ही खाली नहीं है, सीरियल है, और कितने चैनल हैं आप सोचिए, और हर रोज चैनल पे इतने आते हैं, उनको भी सीरियल वालों को भी चेहरे चाहिए होते हैं, नए चेहरे। उनको लगता है अगर सोनी में आ रहा है तो जी में ना है, जी में नहीं आ रहा है तो इसमें, दे डोंट वांट टू रिपीट। तो सब जो नए नए चेहरे हैं वो थोड़ा थोड़ा फिर वो करते करते तो वो अपने सर्वाइवल भर का इस समय हो जाता है। इतनी इतनी क्राइसिस उनको नहीं होती है। सवाल मुझे आया ऐसा है, लगता है। सवाल आया है जी हमारे मतलब सीनियर हैं प्रोफेसर, वहां से रिटायर हुए हैं गोरखपुर से। जी। उन्होंने कहा है कि जैसे विदेशों में रंगमंच को आर्थिक सहायता सरकार से मिलती है, उन्हें भी निजी स्रोतों से जुटाना पड़ता है। दोनों तरह से होती है, लेकिन ज्यादातर उनको भी निजी स्रोतों से जुटाना पड़ता है, और सरकार भी उनको सपोर्ट करती है, और लेकिन निजी स्रोतों से भी करना पड़ता है। जिसका कि मैं एक आपको उदाहरण बताऊं कि हम लोग जब नॉर्वे गए थे 91 में, तो वहां करीब वो इंटरनेशनल इमेच्योर थिएटर उसकी तरफ से था, और 22 कंट्री के लोग वहां अपना अपना प्ले लेके आए हुए थे। तो वहां पर ही एक जर्मन डायरेक्टर थे, रॉल्फ डेनेमन। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा प्ले मैं तैयार करूं जिसमें कि तमाम देशों के लोग एक एक एक्टर हो। ये उनकी परिकल्पना थी कि हर देश से हम एक दो दो एक्टर लें, और उसके बाद में एक वर्ल्ड प्ले तैयार करूं मैं, और उस वर्ल्ड प्ले को लेके फिर मैं पूरे वर्ल्ड में मूव करूं।
और उसके तहत उन्होंने वहां एक अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि जो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो अपना नाम पता वगैरह ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे यहाँ भी सब लोग, जितने लोग हम लोग गए थे, सब लोगों ने जो जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने डाला। कुछ ने बता के, कुछ ने बिना बताए, ऐसा न लगे कि हम डाल रहे। खैर, और उसके बाद में वहां से खबर आई और हुआ, और 1 साल उसकी करस्पॉन्डेंस चली कंप्लीट। और उसके बाद में हम 2 लोगों का सिलेक्शन उसमें, मेरा और सुरमोहन जी का उसमें सिलेक्शन हुआ। मेरा एज ए एक्टर और एज ए डांसर, और सुरमोहन जी का एज ए डायरेक्टर। और हम दोनों लोग वहां गए और जाके हम लोग करीब 1.5 महीने वहां हम लोगों का रहे, जिसमें कि 30 कंट्री के लोग थे। और सब जगह से एक दो कंट्री ऐसी थी जहां से 2 लोग होंगे, वरना मोस्टली एक एक लोग ही सेलेक्ट हुए थे सब जगह से। और वो मिलके एक प्ले वहां पे, ब्रेख्त का एक नाटक है हैप्पी एंड, उसमें एक पोएम है कीट्स की, सुराबया जॉनी, उसको लेके उन्होंने, वो वेटिंग को लेके है। सुराबया एक जगह है और जॉनी इस व्यक्ति का नाम है। तो जैसे हमारे यहाँ कृष्ण जी जो है वो मथुरा को छोड़ के गए, तो गोपिकाएं कैसे उनके लिए इंतजार में परेशान होती हैं, कुछ उस तरह से वेट करने को लेके। तो वो प्ले उन्होंने एक तैयार किया, वो दैट वाज बेस्ड ऑन वेटिंग को। एक वेटिंग, वो वेटिंग जो हम बाहरी तौर पे वेट करते हैं, इंतजार करते हैं ट्रेन आने का, मौसम बदलने का, और चीजों का, बहुत सारी चीजों का इंतजार करते हैं। और एक हमारी इनर वेटिंग भी होती है अपनी। तो वो इन दोनों चीजों को मिला के करके अद्भुत प्ले तैयार हुआ था वो, आपके समझिए। और अद्भुत प्ले तैयार हुआ, उसके शोज हुए बहुत। लेकिन जो मैं सपोर्ट की बात बता रही हूँ, वहां से कंफर्म हुआ कि उनको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं था। और अपने प्राइवेट सोर्सेस से उन्होंने जितने हम लोग को, जितने लोगों को, जितने कंट्री के लोगों को उन्होंने बुलाया था, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और हम लोग को हवाई जहाज का किराया, फूडिंग, लॉजिंग, सारा उतना उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया। लेकिन चूंकि वो उनको सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो इतनी बड़ी और बहुत अच्छी योजना थी, हम लोगों का भी बहुत, मतलब बहुत मन सबका था, लेकिन वो आगे नहीं हो पाया। तो वो गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट उनको नहीं है, उनको भी। मतलब ड्यू लेकिन टू फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां भी होती है, लेकिन सपोर्ट भी होता है। जैसे कि अभी हम अभी रिसेंटली में लास्ट अगस्त में हम लोग गए थे, फिनलैंड गए थे। तो उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जैसे हमारे यहाँ होता है, उस तरह का था। तो हमारा किराया और हमारे रहने का और खाने का और डीए वो सब उन्होंने सपोर्ट किया था। तो समटाइम्स जैसे हमारे यहाँ कि अगर किसी योजना के तहत या किसके तहत वो कर लें, लेकिन बेसिकली जो है वो मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसी लेवल तक। जैसे हमारे यहाँ भी अगर चाहें तो हम कहीं अप्लाई करते हैं किसी ग्रांट के लिए, इसके लिए, तो हमको मिल जाती है। लेकिन फुल्ली थिएटर जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता हो, ऐसा नहीं है। वैसे ही कुछ वहां भी है। एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जो बिल्कुल। आपकी ये रंग मंडली है निपा की जी, इसमें आप किस पोस्ट पे हैं? मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ, सचिव। सचिव है। जी तो जरा मुझे बताइए कि एक तो हमारे समाज में, हालांकि समय काफी बदल गया है, लड़कियां और महिलाएं भी अब स्टेज मतलब आने लगी हैं, फैमिली से परमिशन मिलने भी लगी है उनको, लेकिन अभी उतनी नहीं मिल रही जितना पुरुषों को या लड़कों को मिल जाती है। ये तो अब मतलब अभी भी समाज हमारा उतना खुला नहीं है, बंधा हुआ है। जी तो आपने अभिनय भी किया, आपने मतलब पहले डांस किया। डांस के लिए तो चलिए ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड लिटरेचर का, और आप बता रही थी फादर आपके तबला वगैरह भी बजाते थे। तो फिर थिएटर से आप जुड़ी, मतलब आपकी यात्रा तो मतलब रिस्क से ही शुरू हुई। जी अब आपने एक संस्था की सेक्रेटरी भी हो गई हैं आप। जी तो संस्था की सेक्रेटरी होकर के आप
किस रूप में देखती हैं, मतलब कि महिला होने के नाते क्या ये आसान काम है या कठिन काम है संस्था को चलाना? देखिए, इसमें दो प्रश्न आपने पूछ लिए। एक तो ये कि संस्था को चलाना कठिन काम है कि नहीं, और दूसरे एक महिला की बात। पहले मैं महिला का बात का उत्तर दे दूं कि महिलाओं को दिक्कत तो सचमुच होती है। अभी भी हमारा समाज इस तरीके का है कि महिलाओं को हर कदम पे थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह का रहा। मेरी माँ का, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी माँ का एक तो ये कि कवित्री थी है वो, उसके साथ साथ उनका एक और बहुत बैकग्राउंड था कि मेरी माँ ने सारी एजुकेशन अपनी वो शादी के बाद ली, और वो खुद इतनी प्रोग्रेसिव उसमें। अच्छा, दूसरे वो चूंकि कब सम्मेलन वगैरह में जाती थी तो वो इतना बाहर निकलती थी, तो जो महिलाओं की जो दिक्कतें होती हैं कि घर से निकलने में और जाने में और समाज में काम कैसे करें, क्या सब होता है, वो सब शायद मेरा रास्ता तो मेरी माँ ने बहुत आसान कर दिया था, इतना साफ कर दिया था कि मुझे कभी भी सोसाइटी में एज ए महिला होने के नाते मुझे कभी कोई दिक्कत का, पर्सनली कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और दूसरे ये है कि जो संगठन का काम की बात है, तो संगठन के काम करने में मुझे लगता है कि स्पेशली नाटक की संस्था चलाने में महिला होने के नाते, मैं चूंकि सेक्रेटरी हूँ, मुझे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लाभ इस सेंस में मिलते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा ना कहीं कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टनेस है कि लड़की आप लड़कों से ना पूछे, लेकिन कितनी भी स्वतंत्रता दे दे फिर भी एक रहता है कि भाई 10-11 बज रहे हैं, बहुत लेट नहीं आना है, लड़की कैसे आना है, कहाँ जा रही हो, थोड़ा पता कर लें कैसी लोग हैं, कैसी संस्था में। चूंकि संस्था में मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं हूँ, इसलिए कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की को भेजने में गुरेज नहीं करते हैं। अगर हम लोग को बाहर टूर पे भी जाना है, कहीं जाना है, तो उनको रहता है कि हाँ मैम है, तो मैं बस आप हैं तो मैं सुरक्षित हूँ। तो इसका मुझे एक तरीके से, मुझे या मेरी संस्था को लाभ ही मिलता है, क्योंकि अक्सर लखनऊ में भी है कि लोग इस बात के लिए कहते हैं और है भी कि लड़कियां थोड़ी दिक्कत से मिलती हैं और फीमेल हैं काम करने लगी। चूंकि अब एक फिल्म में जाने का माध्यम भी हो गया है और हमारा समाज भी बदल रहा है, तो महिलाओं की, लड़कियों की उतनी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत ना हो ऐसा नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत लड़कियों की। लेकिन मेरी संस्था में ये मतलब मैं बिल्कुल फख्र से कह सकती हूँ कि मुझे कभी इस बात की दिक्कत नहीं हुई कि हम ये नाटक करने जा रहे हैं और इसमें मुझे 3 लड़कियां चाहिए, ये 4 फीमेल चाहिए, तो कहा है अगर मुझे 4 चाहिए होती है तो मेरे संस्था में चूज करने के लिए 8 होते हैं। तो ये एक फायदा अभी है होने से, और काम करने में भी सब, चूंकि मैं आगे बढ़ के, मैं थोड़ा सा वर्किंग उसमें मेरी एक आदत है काम करने की, खुद भी आगे बढ़ के सब काम करने की। तो मैं चाहे बाहर के काम करने हो संस्था के और चाहे संस्था के अपने अंदर के काम करने हो, चूंकि मैं खुद भाग दौड़ में करके बहुत काम करती हूँ, तो इसलिए जितनी भी लड़कियां भी आती हैं या लड़के हैं वो भी बहुत उससे करते हैं। तो मुझे कोई संगठन को लेके या चीजों को लेके कोई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, बल्कि अच्छा ही लगता है। और इस तरह के काम करना मुझे अच्छा लगता है। कानों से अलका जी जुड़ गई हैं और उन्होंने एक बात कही है जो मैं लास्ट में पूछना भी चाह रहा था आपसे। जी जी। आप नृत्य करती हैं, अभिनय भी करती हैं, निर्देशन भी करती हैं, संस्था में काम भी करती हैं, घर भी देखती हैं जी। ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? अब ये तो देखिए, मैनेज कहना चाहिए कि सारे लोगों का शायद सहयोग है, और सब लोग के सहयोग से ही है। जैसे मैंने कहा ना कि जो अभी तो खैर मेरे हस्बैंड यूएस में है, लेकिन पहले जब यहाँ थे तो उनका बहुत सपोर्ट रहता था, क्योंकि वो थिएटर के पर्सन हैं। तो वो, उनको कभी इस बात से दिक्कत नहीं होती थी कि मैं खाना नहीं बना और मैं रिहर्सल में चली गई, बल्कि उनको लगता था मुझे रिहर्सल में जाना चाहिए और खाने का क्या है वो तो हो जाएगा।
तो वो एक उनका सपोर्ट था, और चूंकि उनका सपोर्ट था इसलिए ससुराल में भी अगर आपको हस्बैंड सपोर्ट करता है तो फिर ससुराल में तो बाकी लोग आपके सपोर्टर हो ही जाते हैं। तो इसलिए कभी मुझे ससुराल में भी कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आई मेरी मदर इन लॉ से लेके कि सबको पता था कि ये शादी तो मेरी मैं 4th ईयर कर रही थी भरतनाट्यम में, उसी समय हो गई थी। और फिर मैंने विशारद कंप्लीट किया शादी के बाद। तो शादी के तुरंत बाद ही दूसरे चौथे दिन से मैं भातखंडे आने लगी थी रिहर्सल के लिए। तो ये इन लोगों का, परिवार वालों का मेरे सपोर्ट था कि जो जिस वजह से ससुराल से भी चलता रहा, और मैके में तो चूंकि पहले वातावरण ही ऐसा था इसलिए वो सपोर्ट चलता रहा। और अभी तो ये है कि चूंकि फुल फ्लैश थिएटर कर रही हूँ, और अभी मैंने छोड़ी है, वरना अभी तक मैं जॉब भी कर रही थी, और थिएटर ही की जॉब कर रही थी, हमारे स्टडी हॉल स्कूल है जी। जॉब करी तो मुझे तो पता ही नहीं, एक चीज और जुड़ जाती है, जॉब भी करती थी और ये भी करती थी वो भी। तो ये सब आप लोगों की वो है जो इतना कर लेती हूँ मैं। और ये सक्रियता शारीरिक और मानसिक जो है वही आदमी को अच्छा जीवित रखती है, आगे तक बढ़िया काम करने के लिए, और प्रोत्साहित करती रहती है। एक तो छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल है मेरे दिमाग में जी अचानक ही आया जी कि आपने विभिन्न तरह के रोल किए होंगे लाइफ में, है ना? जी। अभी तक किए गए रोलों में सबसे बढ़िया और सबसे आपके दिल के करीब कौन सा रोल रहा है? इसके भी इसमें भी दो दो है बातें हैं। दो बातें इस तरह से हैं कि एक रोल ऐसा था जब 80s में मेघदूत संस्था में मणि मधुकर का जी का एक प्ले है दुलारी बाई। तो वो दुलारी बाई सुरमोहन जी ने उसको डायरेक्ट किया था, मैंने उसमें दुलारी बाई का रोल किया था। और जैसा कि शायद आपने पढ़ा हो उसको कि वो मंच पे दुलारी बाई 2 घंटे का नाटक था, तो पूरे 2 घंटे में शायद 5 मिनट को स्टेज से बाहर होती होगी, 2 घंटे स्टेज पे पूरे रहती थी। और 80 में किया था, 80 में किया था वो प्ले। तो वो प्ले, और मैं तो क्या कहूँ, लेकिन लोगों ने ये कहा कि मैंने उसमें बहुत अच्छा अभिनय किया था। और उस समय नाटकों के शोज नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से कहीं शो मिलता था, लेकिन उस समय भी हम लोगों के इस दुलारी बाई प्ले के शोज जो हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 शो हुए। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का तो कोई जगह, कोई शहर जगह बची नहीं होगी जहाँ हम लोगों ने इसके, मतलब मुझे नहीं याद है गिनती कितनी, उसके बहुत शोज करे थे। और उसमें मैं बहुत रिलैक्स होके, बहुत रोल भी बहुत लदड़ेपन का था, तो वो जिस तरीके का अभिनय था उसको मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया था उस अभिनय को। और लोगों को भी शायद इतना पसंद आया था कि आज की तारीख में भी बहुत से लोग मुझे दुलारी बाई के नाम से जानते भी हैं, पुकारते हैं। लेकिन वो समय दूसरा था, जिस समय की अभिनय एक मस्ती और मौज, और उसके लिए उससे प्रभावित होके भी करते थे हम। अभी रिसेंटली जो आपने पूछा कि कौन सा रोल मेरे दिल के करीब या मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी रिसेंटली एक प्ले हम लोगों ने किया था, महेश एल कुंचवार जी का प्ले है वासांस जीर्णानी। वासांस जीर्णानी प्ले में, जिसमें कि एक घर का जो बड़ा बुजुर्ग है, बाबा है जिनको वो लोग कहते हैं, वो बिल्कुल डेथ बेड पर है। और वो केवल सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, मतलब अब गए तब गए वाली स्थिति है। वो केवल बिस्तर पर लेटे हुए हैं, और घर में उनके एक बेटा, एक बेटी और 2 बेटे हैं, उनकी वाइफ है और एक लेडी और है। ये सारे लोग, दे ऑल आर वेटिंग कि कब किस समय कोई भी खराब खबर आ सकती है। बाबा का कमरा एक अलग जगह है, और तो बारी बारी से ये ड्यूटी लगती है कि जाके उनके पास में बैठो, उनकी मतलब देखो, क्योंकि वो उठ के चल फिर तो नहीं सकते हैं। जो उसको डायरेक्ट किया था, उसको जो सुरमोहन जी ने, उन्होंने एक डिवाइस निकाली थी कि बाबा को पलंग पे लेटने नहीं दिया, मतलब लेटने की जगह एक चादर जैसी सिंबॉलिक रूप में डाल दी थी। और बाबा जो है वो, बाबा का एक तरीके से बाबा का मन जो है वो
मूव कर रहा है। तो होता क्या था उसमें कि जैसे जो भी कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति के पास पता है कि ये तो मरने वाला है 2 दिन बाद में, तो जो भी व्यक्ति उनके पास जाता था बैठने के लिए, तो उनको मालूम था ये तो जवाब देंगे नहीं, वो अपने मन की बात उनसे कहता था। अगर लड़का गया तो जो उनका छोटा लड़का है वो बड़ा जरा दूसरे टाइप का था, तो कहता था अरे भैया बख्शो, अब कितने दिन तक तुम्हारी सेवा करेंगे, अब तो प्राण छोड़ो। वो उसका बाबा टहल रहे होते थे, वो घूम के आके उसका उत्तर देते थे। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत नाटक महेश गुंजराल जी ने मतलब संबंधों को लेके, आपसी संबंधों को लेके मुझे इतना अच्छा नाटक हिंदी में अभी तक तो नहीं मिला देखने को। बहुत ही अच्छा नाटक है। उस नाटक में मैंने उनकी बाबा की पत्नी का, यानी माँ का रोल किया था। और वो रोल, वो जब जाती है उनके कमरे में, वो भी जाती है एक बार, बैठ के उनके बात करती है, और वो चूंकि आ मनु मनु इस तरह का करा रहे होते हैं, उसका नाम मनोरमा होता है। उसको ऐसा लगता है कि ये मनु मनु कह रहे हैं, वो वहां से बोलना शुरू करती है। और जो वो उसकी जो स्पीच है और जो बोलती है और जो वो बातें बताती है कि कैसे 40 साल की क्या रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में रही है, वो चरित्र, उस चरित्र को अभिनीत करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत मेरे दिल के करीब है। मैंने उसके, हम लोग के काफी शोज हुए, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाते थे मिस्टर जुगल किशोर, जो अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत अद्भुत रोल किया था। उसके बाद में भी दूसरा से वो कराया उसको रोल को, उसने भी अच्छा किया। तो लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो अगर मुझसे कोई करने के लिए कहे, तो अभी भी मुझे लगता है उसमें बहुत करने की गुंजाइश है। और उस चरित्र को निभाते हुए, करते हुए मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। और आज भी मुझे बहुत अपना पसंदीदा रोल वो लगता है। एक वो अलका जी ने एक सवाल और पूछा है जी कि आपने जैसे डायरेक्शन वगैरह के बारे में तो आपने बता दिया, ये बताइए कि जो दर्शक विदेशों में हैं, जो जी। नाटक देखने आते हैं, वो उनकी प्रतिक्रिया नाटकों के प्रति, उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट नाटकों के प्रति कैसा है? मतलब हम हमारे हिंदुस्तान के लोगों से काफी अच्छा होगा, या हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जैसा ही है? देखिए अरविंद जी, मुझे लगता है कि हम विदेश को, चूंकि उनके यहाँ का वो एक डेवलप कंट्रीज है बाहर, है ना, हमारा डेवलपिंग कंट्री है। हम तो अभी कर रहे हैं, चीजों की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं पहुंच चुके हैं। तो उनके से बहुत सारी चीजों में हम कंपेयर, हम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मन होता है, इच्छा होती है, चूंकि दूसरी जगह जाते हैं तो हम बात करते ही करते हैं। वहां के दर्शकों का बहुत अधिक रुझान होता है रंगमंच के प्रति। मतलब मैंने बताया ना कि वो रंगमंच उनके लिए कैजुअल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बाय द वे वाली नहीं है। वो रंगमंच की सीरियसनेस को, और कोई उनके यहाँ दर्शक की क्राइसिस नहीं होती है। दर्शक उनके जितने हैं, जो रंगमंच के दर्शक हैं, जो रंगमंच करते हैं या देखते हैं, वो करते हैं, उसकी उनके यहाँ भरपूर, उनके अपने थिएटर की उसकी रहती। अब वहाँ हिंदी थिएटर का कैसे होगा, चूंकि तो लैंग्वेज की बात अलग हो जाती है, लेकिन उनके अपने दर्शक हैं। मतलब उनके यहाँ ये प्रश्न नहीं उठता है कि दर्शक नहीं आते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। तो दर्शकों की कोई समस्या नहीं है वहां पर। और अब एक बहुत अब जी एक जी आखिरी सवाल, और वो ये है कि फिर आप कहेंगे कि इसमें भी 2 सवाल है। जी रंगकर्म के सामने जी प्री कोरोना एरा एंड पोस्ट कोरोना एरा में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मतलब एक तो क्या क्या चैलेंज अभी रहे हैं, मतलब प्री कोरोना एरा में, और अगर ये कोरोना का जो माहौल चल रहा है, और ये अगर 1.5-2 साल, मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं बन जाती तब तक तो ये क्राइसिस बनी रहेगी। आज तो सुना तो है, बना दिया रशा ने। सुनने को तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन उसमें टेस्टिंग वगैरह में तो बहुत, हाँ हाँ हाँ, जी जी और तो ये जो चैलेंजेस अचानक खड़े हो गए हैं, है ना, जी जी
इस पर आप बताइए और इससे कैसे, मतलब जो नए चैलेंजेज आ गए हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता जैसे आपने कहा कि देखिए पहले के चैलेंज की तो जहां तक बात है थिएटर की, वो तो हम जितने रंगमंच वाले लोग हैं उनको सबको पता है कि पहले का चैलेंज तो खाली रंगमंच को ही लेके नहीं, जितनी भी कलाएं हैं, चूंकि हमारे यहाँ अभी जो स्थिति है वो कला, किसी भी कला को सरकार को जितना सपोर्ट करना चाहिए, जितना जितना हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और जब कभी मिलने की नौबत आती है, अब ये भी एक बहुत वो बात है कि अभी जैसे शुरू किया, ग्रांट्स मिलनी शुरू हो गई थी थिएटर को, तो उन ग्रांट्स को लोगों ने किस तरीके से लेना शुरू किया, उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी होने लगा, उससे कोई एक थिएटर बड़ी दूसरी दिशा में जाने लगा था। और वो भी एक चैलेंजिंग हो गया था कि जो लोग ग्रांट लेके काम करते हैं उनका काम करना, और जो लोग बिल्कुल ग्रांट से गुरेज रखते हैं कि नहीं भाई ग्रांट्स नहीं लेना हमें, वो उनके काम करने का एक दूसरा तरीका हो गया था। तो वो एक दूसरी तरह के चैलेंजेस समाज में हमारे यहाँ रंगमंच पे थे, जिनसे कि हम लोग वो लगातार जूझ रहे थे और अपना काम कर रहे थे, लेकिन हो रहा था और अच्छा काम हो रहा था। अभी वर्तमान समय में ये जो कोरोना, तो कभी हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं करी थी कि ऐसी भी कोई बीमारी आएगी जो कि हमें जो बचपन से हमने सीखा और बचपन से हम लोगों को बताया गया था कि सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो किसी के सुख दुख में खड़ा हो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो जिसके कंधे पे सर रख के तुम थोड़ी देर रिलैक्स कर सको। जो एक नई थ्योरी आ रही थी, टच थ्योरी, कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका 10 मिनट अगर उसका परिजन उसका हाथ प्यार से थामे रहे तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो जहां पर ये सारी चीजें समाज में, और बचपन से हमने सुना कि किसी के घर में खट से हुआ, कोई चोर घुसा, धड़ 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 सारे लोग भाग के चले गए सपोर्ट में। सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता था तो घर वाले कहाँ आएंगे, पहले तो लोग ही इकट्ठे होते थे। अब वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई इस बीमारी से, जिसमें कि टच थेरेपी क्या, छुइए मत, छूना मना है। तो अब एक दूसरे को छूना मना है, एक दूसरे के करीब जाना मना है, एक दूसरे के साथ रहना मना है। तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि एकदम विपरीत स्थितियां आ जाएंगी। अब जब ये विपरीत स्थितियां समाज में आई हैं, हमारे बीच में आई हैं, और ये थिएटर में आ गई। अच्छा, थिएटर तो हम लोग उसको जैसे रंगमंडली तो नाम देते हैं, लेकिन हम नीपा परिवार कहते हैं। हम ऐसे तो नाम हमारे नीपा रंगमंडली नाम है हमारी संस्था का, लेकिन अगर किसी की भी शादी का या कोई कार्ड आता है, हम लोग जैसे किसी की संस्था में शादी, तो अलग अलग कार्ड नहीं देते हैं, बल्कि कार्ड पे लिख देते हैं नीपा परिवार। तो जब हम नीपा परिवार हैं, जो भी थे संगठन का होता है, संस्था के लोग हैं, सब वो है, जितने रंगमंच के लोग हैं, और रंगमंच परिवार भी कहते हैं। पूरे लखनऊ में भी जितने थिएटर वाले हैं वो सब ये कहते हैं कि हम लोग का एक रंगमंच का एक परिवार है। तो जो ये एक परिवार वाली स्थिति थी, अब वो पारिवारिक स्थिति खत्म होके अब ये जो कोरोना काल जिस तरीके से आ गया है, और दूर दूर है, छूना नहीं है, जाना नहीं है, मिलना नहीं है, करना नहीं है, और हम लोगों की आदत इस तरह पड़ी है। शामें, मुझे तो नहीं याद पड़ता है जब से मैंने थिएटर शुरू किया और तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ कि शाम को घर में बैठे हों और टीवी देख रहे हों, चाय पी रहे हों, या तो रिहर्सल है, या शो है, या मेरा शो है, या किसी दूसरे का शो है। वही यही शामें थी हमारी। अब जब वो स्थितियां बदली हैं, उस बदलने के साथ साथ में अब दिक्कत ये है कि थिएटर तो बिना साथ जुड़े, हम रिहर्सल करेंगे तो 2 4 10 लोग तो हमें चाहिए, जो जब और मास्क लगा के और एक एक किलोमीटर की दूरी पे खड़े होके तो रिहर्सल नहीं हो सकती है। तो अब जब वो रिहर्सल नहीं हो सकती है, नहीं मिल सकते, नहीं कर सकते, तो अब उसका क्या रास्ता निकाला जाए। तो उसके जो रास्ते कुछ लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके रास्ते निकाले जाएं कि भाई घर में रह कैसे आए, और उसका शायद कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में जिसको हम रंगमंच कहते हैं, जिसको थिएटर कहते हैं,
अब हम कोई नाटक बना के या आप वहां से बोले हम यहाँ से बोले करके उसको जोड़ के बना के करके हम कोई रंगमंच उसको कर दें वो, पर थिएटर तो बिना दर्शक के नहीं होता है ना। रंगमंच तो जैसे कहना चाहिए फिल्म के से हटके रंगमंच तो वही है ना जिसमें दर्शक है और हम दर्शक के साथ में रूबरू होके जो लाइव परफॉर्मेंस हमारी होती है वो ही थिएटर होता है। तो उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आ ही गया है। अब आ गया है उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट हम उसको कैसे करें, इस पे बहुत विचार चल भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं, नए नए लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, लोग नए नए कोशिशें भी कर रहे हैं कि इसको कैसे बदलाव में किया जाए। मुझे तो, पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि कोई नई चीज के करने के, जो हमारी विधा है, जिसमें मेरी मास्टरी है, जिसमें मेरा रुचि है, जो हम करते आए हैं, जो रंगमंच की ताकत है, जिस शिद्दत के साथ जो है, कुछ समय लगेगा, साल 2 साल नहीं लगेगा। हमने 4 महीने 5 महीने तो काट ही दिए हैं और मुझे लगता है कि 4-5 महीने का समय और लगेगा। और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो, जब रोज ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ वैक्सीन वहाँ वैक्सीन, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ वैक्सीन वगैरह निकलेगी जिससे कि हम फिर से उसी तरह से रंगमंच कर सकेंगे, जिस जिस मानसिकता से, जिस सक्रियता से, जिस सजीव तरीके से अपने दर्शकों के साथ में जुड़ के, और शायद अपने दर्शकों के साथ में सजीव तरीके से जुड़ पाने का भी एक यही रास्ता भी अभी जो वाया मीडिया निकला है कि हम थोड़ी कम से कम लाइव बातचीत कर लेते हैं। तो एक लाइव बातचीत भी एक थोड़ा सा रास्ता है जिसने जो थोड़ी सी राहत देता है। लेकिन मुझे लगता है कि रंगमंच का जो स्वरूप था वो ही बहुत सुंदर, अच्छा और बहुत अच्छा था, और वही लौटेगा। थोड़े से इंतजार, थोड़े से सब्र की आवश्यकता है, पर निश्चित रूप से हम फिर से उसी जगह में उसी पहुंचेंगे और उसी शिद्दत से उससे काम करेंगे आगे। हाँ, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ रास्ता तो अभी भी निकाल ही रहे हैं हम लोग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस यही रास्ता निकला है और ये अच्छा रास्ता है। मैं ये जो लाइव, जी आप जी ताज्जुब जी, करेंगे, पिछले 25 अप्रैल से लगातार मैं रोज किसी न किसी से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मतलब। इससे मेरा ज्ञानवर्धन बहुत हुआ है और मैं अपने को बहुत व्यस्त समझने लगा हूँ। एक तो रास्ता ये हमने निकाला, तो ऐसे और लोग भी निकाल ही रहे होंगे, बिल्कुल सही है। और हाँ, एक सवाल राजेश जी की तरफ से आया है और वो उसके बाद हम लोग बातचीत को समाप्त करेंगे जी 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 कि जी आपने आदिवासियों के बीच भी काम किया है, तो जी वो जी। जानना हम भी जानना चाहेंगे कि आदिवासियों के साथ काम करके आपको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या फर्क महसूस हुआ? आदिवासियों के साथ राजेश जी ने सही याद दिलाया। एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के तहत जो है सोनभद्र के आदिवासी जो है उनके साथ में एक प्ले हम लोगों को करना था। सुरमोहन जी को करना था, मैं उनके साथ में थी। तो हम लोग वहां गए, सोनभद्र गए और सोनभद्र जाके उनके, अब जो सबसे अच्छी और रोचक बात यह है कि जिस समाज में आप अगर देखें, परसेंटेज देखें, तो जब मैं कहती हूँ कि जिस समय मैंने रंगमंच शुरू किया तो मैं बच्चा तो नहीं थी, लेकिन मैंने उस समय तक रंगमंच क्या होता है, कैसे होता है, मुझे पता ही नहीं था। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है कि जिनको आज भी नहीं पता होगा कि थिएटर क्या होता है, कैसे नाटक होता है, कहाँ होता है, क्या किया जाता है। तो और आदिवासी लोगों को उस एरिया में तो बिल्कुल भी वो उन्हें कतई पता ही नहीं था कि रंगमंच क्या होता है, नाटक क्या होता है। लेकिन ये हम लोगों को तो करना था, इसलिए हम लोग गए। हम लोग के साथ एक और लड़का भी था, आशीष रंजन नाम है उसका। तो वो, अब हम लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद में रहने की व्यवस्था की दिक्कत थी। तो वहां एक स्कूल था, आदिवासी बच्चों का स्कूल था। उसके जो हेडमास्टर थे
उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने स्कूल में ही आपको जगह जो है वो एक कमरा है, वो एक कमरे में उन्होंने तखत तखत जलवा दिए, ऊपर खपड़ैल पड़ी थी और कहा कि ऐसा है कि आप इसमें आप लोग रह लीजिए। लाइट थी नहीं, सोलर एक वो था गैस जो पेट्रोमैक्स जिसको बोलते हैं, वो पेट्रोमैक्स वो दे दिया था और उससे वो। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि लोग कहाँ से आए, तो थिएटर क्या होता है वहां उनको कौन समझाए। तो पहले लोगों को ये कन्विंस करना कि थिएटर क्या होता है ये समझिए, उसके बाद सब इकट्ठे हों। तो पहले उन्हीं से मास्टर साहब से ही कहा गया कि आप ऐसा है कि आप ये थोड़ा सा यहाँ लोग मानते होंगे, आप कुछ लोगों को जरा इकट्ठा कर लीजिए, उनसे हम लोग बातचीत कर लें। तो उन्होंने 20-25 लोगों को कहला भेजा, तो 20-25 लोग आके बैठ गए। तो वो भाषा की भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी जितनी मैं थोड़ा सा, चूंकि मेरा लखनऊ में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो लखनऊ के पास भी मेरी माँ का मायका जो है वो पास में बाराबंकी के आगे ही है, तो था, तो इसलिए हमारा थोड़ा गांव से भी बहुत संपर्क रहा। तो वो विलेज बैकग्राउंड होने से थोड़ा भाषा का भी नियंत्रण है उस तरह की बोली बोलने में, और गांव वालों को थोड़ा हैंडल करने में, डील करने में। तो उन लोगों से, सब लोगों से बातचीत करी कि देखिए हम लोग आए हैं और हम लोग आप लोगों के साथ में नाटक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। किसी पे कोई बहुत हूँ हाँ करते, सब औरतें आदमी थे बहुत हूँ हाँ करे, नहीं सबर हुआ। फिर दूसरे दिन सोचा कि इनको कुछ, फिर गांव में निकले, एक एक घर कन्विंस किया, बताया। फिर बहुत मैंने बड़ी समझदारी का काम किया कि ऐसा करते हैं, इनको कोई ऐसी इम्प्रेस करने वाली बात इनसे करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, बताया कि ऐसा है कि हम लोग जो है खाली नाटक यही नहीं करते हैं, हम लोग नाटक लेके जाते हैं, विदेश जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, वहां करते, खूब बड़े बड़ा सजाया कि इससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। दूसरे दिन पता लगा कि जो लोग आए थे उनमें से कोई आया ही नहीं। समझ में नहीं आया कि तो जितने कल आए थे आज उतने लोग भी नहीं आए। पता ये लगा कि किसी ने उनको ये समझाया कि ये लोग जो आए हैं ये लोग तुमको हवाई जहाज से ले जाएंगे और चंद्रमा में जो है वो आबादी बहुत कम है, चंद्रमा में ले जाके तुमको छोड़ देंगे। इस चक्कर में जो लोग आ रहे थे वो भी नहीं आए। अब उसके बाद किसी तरीके से धीरे 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 करके उनको, जो वहां का जो तबेला नहीं कहते जहाँ गाय भैंसे बांधी जाती हैं, और वही उस सामुदायिक केंद्र उनका था, उसको उन्होंने, भैंसे भैंसे सामुदायिक केंद्र में भैंसे भैंसे बंधती थी, वो हटा दिया और वो जगह हम लोगों को अलॉट कर दी थी कि भाई आपको ये जगह दे दी गई है, यहाँ आप रिहर्सल करिएगा। आप ये समझिए कि जहाँ गाय भैंसे बंधती हो और वो हटा दी जाती हो शाम को खाली रिहर्सल के लिए, वहां क्या स्थिति उस जगह की रहती होगी, इतने मच्छर, इतनी गंदगी। उस गंदगी में वो पेट्रोमैक्स लेके वहां बैठे रहना और वहां पर रिहर्सल करना, उन लोगों को बुला के किस तरीके से, और उनके शामिल होना। और रिहर्सल में कोई आदमी नहीं आया, अब बड़ा अच्छा रोल कर रहा था, क्यों नहीं आए भाई, वो कहाँ चला गया? अरे वो उसकी भैंस चली गई थी, कोई भैंस लेके चला गया, तो अपने भैंस ढूंढने गया है, अब 4 दिन बाद लौटेगा। तो इस तरह की समस्याएं, छोटी छोटी इस तरह की समस्याएं थी, जिन समस्याओं से जूझ के और उनको किसी तरह से कन्विंस करके कि नहीं नाटक होता है, लेकिन समझे वो, धीरे धीरे समझे वहां के औरतें, वहां के वो। और फिर उन्हीं से पूछा, तो उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ आला उदल गाते हैं वो करते, उस तरह उनके यहाँ लोरिकायन, लोरिक, एक वहां पर उनके यहाँ का वो हीरो हुआ है लोरिक। और तो वो लोरिक की वीर गाथाएं जो गाते हैं वो लोरिकायन उसको कहते हैं। वो लोरिकायन वो लोग जब जैसे बैठते हैं लगा के, मंजमा लगा के जब बैठते हैं शाम को, चौपाल टाइप की, उसमें वो गाया जाता था। तो वो उनसे फिर पूछा कि लोरिकायन, वो लोरिक कौन था, उसकी क्या वीर गाथा है, उसको समझा। उसको समझ के करके फिर वीर लोरिक नामक एक नाटक लिखा। वो नाटक लिखा और लिखने के बाद में फिर चूंकि उन्हीं के बीच के था, उसके बाद में वो नाटक तैयार किया और वो नाटक तैयार हुआ। और आप ये समझिए कि इतना बढ़िया नाटक वो तैयार हुआ कि उसमें, और एक और उसमें बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था। एक दिन रिहर्सल चल रही थी अच्छी खासी, थोड़े ठीक ठाक लोग गा बजा रहे थे, कहते एक लड़का आया, एक 20-22 साल का लड़का होगा, और आते से घुसते से जैसे होते ना कुछ दादा टाइप के, तो घुसते से कहने लगा, का हो ये सब, का होते है ये सब, का मजमा लगाएगा, भगा यहाँ से। अब सब लोग एकदम हड़बड़ा गए। उसके बाद में पूछा उससे, चले भी गए कुछ लोग।
तो उससे भी उसको किसी तरह साधा, तो पता ये लगा कि ये लड़का यहाँ का थोड़ा बदमाश टाइप का लड़का है। लेकिन क्या था कि वो लड़का गाता बहुत अच्छा है, किसी ने बताया, उसकी पान की दुकान थी, और लेकिन गाता बहुत अच्छा है। तो उस लड़के को किस तरह से साधा और उसको कहा ऐसा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारी ड्यूटी है कि कल से तुम आओगे और सबकी रिहर्सल तुम कराओगे, सबको गाना तुम सिखाओगे, सबको गवाओगे। उसके बाद में वो फिर मुरीद हो गया और उसने फिर वो सबको नाटक सिखाया करा। लेकिन आप ये समझिए कि वहां के लोगों को कन्विंस करके करके वो नाटक किया, बहुत अच्छा उसकी प्रस्तुति हुई। लेकिन इतने भोले और इस तरह के लोग जिन्होंने कभी बस नहीं देखी, ट्रेन नहीं देखी, उनके साथ में रंगमंच करना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। एक और वहां बड़ी मजेदार बात थी कि उस एरिया में सांप बहुत होते थे, इस कदर सांप थे कि जब हम, और लैट्रिन वैट्रिन तो होती नहीं थी वहां खेतों में, वहां जाना, तो जब जाना होता था शाम के समय, तो वो फिल्मी स्टाइल, एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में डंडा लेके आपको हुस 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 करते हुए, और सांप इतने कैजुअल आपको सामने दिख जाता था और आप डंडे से हुस करते थे, सांप चला जाता था और आप उसके बाद में चले जाइए। तो इस तरह की बहुत बहुत ही वहां के अनुभव रहे। लेकिन उन लोगों के भी बहुत अच्छे अनुभव रहे। बाद में तो आप समझिए कि ये स्थिति हो गई थी कि जब ये हुआ कि ये नाटक बहुत अच्छा तैयार हो गया है, तो एनसीजीसी से का वो था, तो उन्होंने कहा कि इसके इलाहाबाद और लखनऊ में भी शोज कराते हैं। तो उन लोगों को बस से जब हम लोग लखनऊ लेके आए, बड़े खुश कि मतलब हम ट्रेन से जाएंगे, बस में आएंगे। और जब वो लखनऊ आए तो लखनऊ के हमारे यहाँ गन्ना संस्थान बहुत अच्छा है उस समय ना, तो वो गन्ना संस्थान में जब उतरे और हॉल के अंदर गए, उन्होंने पूरा हॉल एक बार देखा, तो वो बोले कि अरे साहब, आप तो हमका इंद्र लोक के दर्शन करा दियो। मतलब उनको लगा कि जैसे इंद्रपुरी हम आ गए, इंद्रपुरी के दर्शन हमको करा दिए। और उन लोगों के साथ में उनके बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, उसके फिर इलाहाबाद में भी शो हुआ और लखनऊ में शो हुआ। सिंगिंग का आप समझिए उनके जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि छुपी हुई प्रतिभाएं, अभी तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं, अद्भुत चीजें हैं कि उनका जो मेन सिंगर था, जो लोरकी गाता था कान पे हाथ रखे यूं करके, तो हमारे यहाँ ग्रुप में अभी अब नहीं रहे, रवि नागर, बहुत अच्छे रंगमंच के, बहुत बहुत अच्छा सिंगर रंगमंच का वो थे। और हम लोग तो मानते थे कि रंगमंच में और या सिंगर रवि नागर से अच्छा कोई सिंगर ही नहीं होगा, इतना अच्छा उसको बहुत समझ थी। रवि नागर ने जब उसकी सिंगिंग सुनी, लोरकाइन जब उसने गान लगाया, तो वो एकदम चौंक गया और उसने कहा कि अरे बाप रे, मैं तो कान में हाथ धरता हूं कि ये कहाँ से सुर निकाला इसने। मतलब वो उसके झुरझुरी हो गई, इतना सुर, मतलब एक तरीके से प्रतिभा के इतने धनी वो, लेकिन ऐसी जगह में वो थे। और बहुत बहुत अच्छी, राजेश जी ने बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने बहुत अच्छी यादें ताजा कर दी। और मतलब विदेश में काम करना और ये सब काम करना, तो ये तो अनुभव अपने दूसरी तरह के होते हैं। लेकिन उन आदिवासियों के बीच में जो 2 महीने हम लोगों ने जिस तरीके से बिताए थे, कुएं से पानी भरने से लेके, और बहुत ही आप कितना, आप समझिए ऐसी थ्रिलिंग स्थितियां थी कि एक दिन हम लोग रात को बैठे हुए थे वहां पे, अपना कुछ काम वाम कर रहे थे, तो एक शुक्ला जी थे वहीं गांव के, वो घूमते घामते कहाँ से आ गए, अरे आप लोगों का सब ठीक है, खाए वाए के पूछा उछा, उसके अंत कहने लगे, अरे यहाँ तो ये कमरे में हम एक बार रात को सोए थे, तो यहाँ से देखा तो सांप लटक रहा था, 2 सांप लटक रहे थे सेकंड नाग, और वो कह के चले गए। अब हमारे तो रात भर नींद ही नहीं है, हमें लगे कि खपड़ेल से सांप लटक रहा। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के, जो कि साझा क्या करें, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ काम करके, आदिवासी के साथ। नहीं, ये तो अनुभव तो अपनी जगह पर है, जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने वहां पर आदिवासी कलाकारों को लेकर के नाटक तैयार कराया, वो उनकी प्रतिभाओं को आप सामने लेके आई।
जी एक्चुअली जी मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा काम था। हाँ, वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, और वो सभी को, हम लोगों का भी, सूरमोहन जी के लिए, हमारे लिए, और उन लोगों के लिए भी। आप समझिए कि उन लोगों से जो लोग हम लोगों को देख के भाग रहे थे, बाद में वो स्थिति आ गई थी कि जब हम लोग यहाँ आ गए, तो वो लोग जो चिट्ठियां लिखते थे हमको वहां, तो चिट्ठी उसी तरीके की जो जैसे बिल्कुल पुराने जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी, कि एक चिट्ठी कागज उसका ले लिया, कॉपी का पन्ना, और उसपे शायद गांव वाले सारे बैठ जाते होंगे आदिवासी, तो हमारी तरफ से राम नाम लिख लेना, हमारी तरफ से दीदी को नमस्ते लिख देना, तो उसमें लिखा रहता था फलाने आपको नमस्ते करे, ढिमाके आपको करे। वो चिट्ठी पूरा लिखा, और लिखने के बाद जब उस चिट्ठी को ऐसे करके मोड़ा, और मोड़ के ऐसे करके, कोई लिफाफा नहीं, कुछ नहीं, उसी के ऊपर पता लगा। उस समय बैरंग आती थी तो 2 रुपए देने पड़ते थे, और वो बैरंग चिट्ठी वो उसी में डाल देते थे, और वो चिट्ठियां आती थी। वो चिट्ठियां उनकी, आप समझ लीजिए कि अभी कर देखे, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखी है वो अद्भुत लेटर उनके होते थे। मतलब जिस तरीके से, और वो जिस तरह की बातें लिखते थे, कि आप लोग आए थे, जैसे रामचंद्र जी और सीता जी आए थे वन में रहने के लिए, और उन्होंने हम लोग ऐसा किया था, और आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने हमको ये बताया, आपने, मतलब उनके लिए हम ऐसे भगवान हो गए थे कि हम लोग, आप समझिए, प्रोडक्शन खत्म हो गया उनसे कोई, और उसके बाद हम स्पेशली एक बार हम लोग उनसे मिलने गए, कि हम जाएंगे और वहां गांव जाके उनसे मिले उन लोगों से। तो और उनको फिर बाद में पता ही लगा कि जो वहां के हमारे, बाद में भी उन लोगों ने एक ग्रुप जैसा बना के, और काफी समय तक किया कुछ कुछ काम, जो बताया उनको कुछ जैसे करना, वो उन्होंने किया। तो बस। काफी लोग जुड़े हुए हैं। उमा झुंझुनवाला जुड़ी हैं, आपको नमस्कार कह रही हैं, और हाँ, बड़ा नमस्कार नमस्कार उमा जी, नमस्कार। आप बहुत मतलब आपकी सारी बातों को बहुत आराम से सुना। अनिल अनिल रंजन भौमिक भी जुड़े हैं। अच्छा, अनिल जी, नमस्कार नमस्कार। तो काफी अच्छी बात हुई, और जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद मुझे भी करता हूँ कि हमारे नहीं दर्शकों नहीं, को, मुझे भी हमारे अरविंद जी दोस्तों बहुत को। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी, बहुत रिलैक्सिंग बातचीत रही, और मेरी तो बहुत सारी यादें ताजा हो गई आज की रात। बहुत बहुत सारी चीजें सोचने को दिमाग आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय मुझे दिया। नमस्कार। जी, धन्यवाद। नमस्कार।